मादाम बासाशी को इमरान के लहजे में कदरे हैरत थी। जी हाँ, ब्लैक ज़ीरो ने कदरे फ़हर से कहा, अच्छा फिर तो तुम्हारा इंतज़ार करना बिल्कुल हक बजानिब था, मैं आ रहा हूँ। और ट्रांसमीटर बंद हो गया। ब्लैक ज़ीरो ट्रांसमीटर बंद करके मुस्कुरा पड़ा। उसे अपने बॉस पर फ़हर था, जो इतनी पहलूदार शख्सियत का मालिक था कि ब्लैक ज़ीरो भी इसके इतने करीब रहते हुए कभी उसे पूरे तौर पर आज तक ना समझ सका था। चंद लम्हे बाद उसने गेट बेल सुनी और फिर उसने गेट स्क्रीन पर ऑन कर दिया। गेट पर इमरान था। चंद लम्हे बाद गेट खोलने का बटन ऑन किया और स्क्रीन बंद कर दी। चंद मिनट बाद इमरान ऑपरेशन रूम में मौजूद था। मादाम बासाशी को कैसे अगवा किया, इमरान ने कुर्सी पर बैठते हुए पूछा और ब्लैक ज़ीरो ने नुमानी और तनवीर की पूरी रिपोर्ट दोहरा दी। तुमने मादाम से इंटरव्यू लिया? और ब्लैक ज़ीरो ने अपनी और मादाम की बातचीत भी दोहरा दी। चलो फिर मैं ज़रा मादाम बासाशी के दर्शन कर लूँ, इमरान ने उठते हुए कहा और ब्लैक ज़ीरो भी उठ खड़ा हुआ। दोनों चलते हुए लॉकअप रूम में पहुंचे। इमरान ने दरवाज़ा खोला और फिर ये देखकर वो हैरान रह गया कि मादाम बासाशी सोफ़े पर टांगे फैलाए बड़े पुरसकून और इत्मीनान से सो रही थी। इमरान ने दरवाज़ा ज़ोर से बंद किया। खटके की आवाज़ सुनकर बासाशी की आंख खुल गई। दो आदमी को अंदर आता देखकर वो सीधी होकर उठ गई। ब्लैक ज़ीरो के चेहरे पर नकाब था। मुझे इमरान कहते हैं, मादाम बासाशी, इमरान ने कदरे झुक कर अपना तारुफ कराया। इमरान? मादाम बासाशी चौंक पड़ी। जी हाँ, मगर आपका एतराज़ हो तो बदल लूँ? मेरे एतराज़ का क्या सवाल पैदा होता है? मादाम बासाशी ने मुस्कुराते हुए कहा, माफ़ कीजिए मादाम, सवाल कोई बोदा या झाड़ी तो नहीं कि पैदा होता है। आपने गलत लफ्ज़ इस्तेमाल किया है। आपने मुझे यहाँ क्यों कैद किया हुआ है? मादाम बासाशी ने उसके फ़िक्रे को नज़रअंदाज करते हुए कहा, आपका क्या ख्याल है इस बारे में? इमरान ने उल्टा सवाल से सवाल कर दिया। मेरा ख्याल है आप किसी गलत फहमी में मुब्तला हैं और किसी मादाम बासाशी के बदले मुझे पकड़ लाए हैं। मादाम बासाशी ने बड़े सुकून से जवाब दिया, इस बात को छोड़िए कि आप मादाम बासाशी हैं या नहीं, ये तो हम जानते हैं कि आप कौन हैं। आप तो सिर्फ इतना बताइए कि आपकी दो और साथी औरतें जो अपने आप को मादाम बासाशी कहलाती हैं कहाँ मिल सकती हैं? मेरी साथी औरतें, मैं एक बार फिर कह रही हूँ कि आप किसी गलत फहमी में मुब्तला है। आप खुदकुशी तो नहीं करेंगी? इमरान ने अचानक सवाल किया। खुदकुशी? क्या मतलब? मादाम बसाशी इस सवाल से बौखला गई। आप अपने आप को खुदकुशी का मतलब भी समझाना पड़ेगा। मतलब तो मैं जानती हूँ, मगर मैं खुदकुशी क्यों करने लगी? इसलिए कि जिसके साथ आपकी शादी करा रहा हूँ वो अफ्रीका के इस कबीले से ताल्लुक़ रखता है जो औरत होर है। इमरान ने संजीदगी से कहा, शादी? मादाम बासाशी के चेहरे पर यकदम हैरत और खौफ के मिले जुले तासुरात नुमायां हो गए। हाँ, दरअसल मैं काफ़ी अरसे से चाहता था कि तजुर्बाकारों के एक हबशी और एक जापानी औरत की जोड़ी मिलाने से किसी किस्म की औलाद पैदा होती है, इसलिए आपको अगवा भी किया गया था। इमरान ने इंतहाई संजीदगी से कहा। ब्लैक ज़ीरो दिल ही दिल में मुस्कुरा दिया। आप कहीं पागल तो नहीं? मादाम बासाशी ने खौफजदा होते हुए कहा। मिस्टर नकाबपोश, ज़रा जोसेफ को तो मिलवाइए, मैं मादाम बासाशी का उनके दुल्हा से तारुफ करा दूँ, इमरान ने ब्लैक ज़ीरो से मुखातिब होते हुए कहा। और ब्लैक ज़ीरो खामोशी से उठकर कमरे से बाहर चला गया। आप ऐसा नहीं कर सकते, आपको इसका कोई हक नहीं पहुंचता। मादाम बासाशी चीखने लगी। कोई बात नहीं, शादी तो आपने बहरहाल किसी न किसी से करनी ही थी। अगर लगे हाथों तजुर्बा हो जाए तो आपको क्या एतराज़ है? इमरान के चेहरे पर बेइंतहा संजीदगी थी। इतने में ब्लैक ज़ीरो कमरे में आ गया। जोसेफ आ रहा है, ठीक है, मुझे जाने दो, तुम लोग पागल हो, मैं एक मिनट भी यहाँ नहीं रुक सकती। मादाम बासाशी बिगड़ कर खड़ी हो गई। खामोशी से बैठ जाइए, वरना हो सकता है आप शादी से पहले ही मुल्क कदम हो जाएं और मेरा तजुर्बा अधूरा रह जाए। शट अप, तुम बदतमीज़ हो, तुम्हें औरतों से बात करने का तरीका भी नहीं आता। अच्छा, तो क्या औरतों से बात करने के लिए किसी टेक्निकल सेंटर में बाकायदा ट्रेनिंग लेनी पड़ती है? इमरान ने उसका मज़हका उड़ाते हुए कहा। इमरान ने रिवाल्वर निकाल कर सामने कर लिया। बासाशी रिवाल्वर देकर एक झटके से वापस सोफे पर बैठ गई। उसके चेहरे पर खौफ भी था और गुस्सा भी। थोड़ी देर बाद घंटी की आवाज़ सुनाई दी। इमरान उठकर बाहर चला गया। चंद लम्हे बाद जोसेफ कमरे में दाखिल हुआ। उसने हाकी वर्दी पहनी हुई थी और बेल्ट के दोनों जानिब रिवाल्वर लटके हुए थे। क्या बात है बॉस? उसने फौजी अंदाज में इमरान को सलाम करते हुए कहा। देखो जोसेफ, मैं चाहता हूँ कि तुम मादाम बासाशी से शादी कर लो, क्या ख्याल है? इमरान ने इससे मुखातिब होकर कहा। शादी? मगर बॉस, जोसेफ इस अचानक हमले से गड़बड़ा गया। ये मेरा हुक्म है जोसेफ, इमरान ने इसे हल्की सी आंख मारते हुए कहा। जोसेफ की क्या मजाल कि वो कोई इख्तलाफ करता। जैसा आपका हुक्म बॉस, भला मुझे क्या इतराज़ हो सकता है? जोसेफ ने हथियार डालते हुए कहा। बस ये ध्यान रखना, अपने कबीले की रिवायत पर जाते हुए सिखाना जाना। इमरान ने उसे एक बार फिर इशारा करते हुए कहा। मगर बॉस, जोसेफ ना कुछ समझते हुए कहा। हाँ हाँ, मैं अपना तजुर्बा करके फिर तुम्हें उसकी भी इजाज़त दे दूंगा। उसे इतनी तुम्हें इजाज़त है कि अगर तुम चाहो तो उसकी टांगें और बाजू वगैरह की हड्डियां तोड़ सकते हो, ताकि तुम्हारे तशद्दुद पसंदाना जज्बात को कदरे तस्कीन मिल जाए। इमरान ने मादाम को और ज़्यादा खौफज़दा करते हुए कहा। नहीं नहीं, खुदा के लिए मुझे इस दरिंदे से बचाओ। मादाम बासाशी अब खौफ की शिद्दत से चीख उठी।
जोसेफ को देखकर वो बहुत ज़्यादा खौफज़दा हो गई थी और फिर हड्डियाँ टूटने वाली बात सुनकर तो ज़ब्त का दामन उसके हाथ से छूट गया। एक ही सूरत है कि तुम मुझे सच-सच बता दो कि असल मादाम बासाशी कौन है और बाकी दो मादाम बासाशियाँ कहाँ हैं और तुम लोगों का असल मिशन क्या है। अगर तमाम तफसील से आगाह कर दो तो चलो तुम्हारी खातिर मैं अपना तजुर्बा नहीं करूँगा, ये तजुर्बा फिर कभी सही। इमरान ने बार बार उसकी आंखों में देखते हुए कहा। मादाम बासाशी ने कुछ कहना चाहा, जवाब हाँ में या ना में, पर इतना ख्याल रहे कि अगर तुमने जवाब नहीं दिया तो मैं यहाँ से चला जाऊँगा और फिर तुम जोसेफ और मादाम बासाशी ने एक दफ़ा जोसेफ की तरफ देखा और फिर उसकी देखती हुई सुरख आंखें देखकर चीख पड़ी, इस दरिंदे को बाहर निकालो, मैं तुम्हें सब कुछ सच सच बता दूंगी। जोसेफ तुम कमरे के बाहर ठहरो, इमरान ने जोसेफ को हुक्म देते हुए कहा। जोसेफ खामोशी से बाहर चला गया। वैसे वो दिल ही दिल में इस मुसीबत से छूट जाने पर खुदा का लाख लाख शुक्र अदा कर रहा था, वरना इमरान के लहजे में जो गहरी संजीदगी थी उस पर जोसेफ घबरा गया। इमरान से कुछ बाएद भी ना था कि वो जो कुछ कहना चाह रहा था कर गुजरता और फिर जोसेफ के लिए इसके सिवा और क्या चारा होता कि वो खुदकुशी कर ले, क्योंकि किसी औरत और फिर वो भी सफ़ेद नस्ल से कुर्बत के तसव्वुर से ही उसे नफरत थी। उधर इमरान ने इंतहाई दिलकश चाल चली। उसे इल्म था कि जापानी औरतें फितरी तौर पर मवेशी हबशियों से शदीद नफरत करती थी और उनका ये रवैया तो आम आलमी ज़रबुल मिसल के तौर पर जाना जाता था। इमरान को इल्म था कि जापानी लोग और फिर सीक्रेट एजेंट और खसूसन मादाम बासाशी जैसी ज़हीन और चालाक औरत जान देना गवारा कर लेती है, लेकिन एक लफ्ज़ भी बताने पर तैयार न होती। इसलिए उसने ये चाल चली कि एक नफ्सियाती चाल जो बज़ाहिर इंतहाई मुज़हिका हेज़ मालूम होती थी कि एक सीक्रेट एजेंट औरत और फिर इतनी मकार, ज़हीन और चालाक इस सादगी से इस तरह शिकस्त खा जाएगी। लेकिन बासाशी लाख सीक्रेट एजेंट हो लेकिन फिर भी एक औरत थी। उधर इमरान के अंदाजे से शाज़ और नादर ही गलत होते थे, चनाचे इस बार भी यही हुआ। उसका ये सादा और मुज़हिका हेज़ हरबा इंतहाई कामयाब साबित हुआ और मादाम बासाशी बगैर किसी तशद्दुद के सब कुछ बतलाने पर तैयार हो गई थी। बीटी को ताकवंची के कत्ल और मादाम के गायब हो जाने का इस वक्त इल्म हुआ जब वो मादाम को अगवा हुए काफ़ी देर हो चुकी थी। वो MB2 की फैक्ट्री से निकलकर मादाम को रिपोर्ट बतलाने गया और वहाँ जाकर उसे इल्म हुआ कि पानसा ही बदल चुका है। वो गुस्से से अपनी ही बोटियां नोच कर रह गया। मादाम की गैर हाजिरी में चूँकि वो इंचार्ज के फ़राइज़ अंजाम देता था, इस वक्त भी वो इस कमरे में टहल रहा था जहाँ ये सब ड्रामा हुआ था। ताकवंची और दूसरे आदमी की लाशें उठवा ली गई। वो आइंदा का लायहा अमल सोचना चाहता था। चंद लम्हे बाद उसके जहन में एक छपाका हुआ और दूसरे लम्हे वो उछल पड़ा। उसने फुर्ती से टेलीफोन का रिसीवर उठाया और फिर वो अपने आदमियों को फौरी कोठी खाली करने का हुक्म दे रहा था, क्योंकि उसे ख्याल आया कि मादाम के अगवा के बाद ये कोठी भी महफूज नहीं। थोड़ी देर बाद कोठी से मुश्तबा चीज़ें हट कर उसे खाली कर दिया गया और बीटू उसके इस कारकुन हाउसिंग सोसाइटी की एक और कोठी में मुंतकिल हो गए जो हिफ्ज़ मातकदम के तौर पर पहले भी किराए पर ले रखी थी। बीटू इस वक्त नई कोठी के एक कमरे में था, गहरी सोच में गर्क। उसका दिमाग मादाम बासाशी के अगवा के वाक़या पर उलझा हुआ था कि मादाम को कौन सी पार्टी इस दीदा दलील से अगवा कर सकती है कि वो रह रहकर इसका ख्याल इमरान की तरफ ही जाता था। लेकिन इमरान का उसे इल्म था कि इमरान फैक्ट्री में मौजूद है। उसने अपने कारकुन फैक्ट्री के गिर्द फैला दिए थे ताकि जब भी इमरान फैक्ट्री से निकले वो उसका ताकुब करे और उसे रिपोर्ट दे, और अब उनकी रिपोर्ट के इंतज़ार में था। चंद लम्हे बाद उसे सामने मेज़ पर रखे हुए ट्रांसमीटर से हल्की हल्की आवाज़ आने लगी। बीटू ने फुर्ती से उठकर ट्रांसमीटर का बटन ऑन कर दिया। हेलो हेलो MB3 ओवर, ट्रांसमीटर से आवाज़ आ रही थी। येस बीटू स्पीकिंग, दिस एंड ओवर, बीटू ने घराते हुए कहा। सर, इमरान का पता लगा लिया गया है। वो फैक्ट्री से निकलकर चेरिंग क्रास की तरफ वाक़या एक अजीमुशान इमारत में गया है। ओवर, क्या तुम्हें यकीन है कि वो इमरान ही था? ओवर, येस सर। ओवर, तुम कहाँ से बोल रहे हो? ओवर, बीटू ने पूछा। इस इमारत के करीब से सर। ओवर, ठीक है, तुम कारकुनों को मतला कर दो कि वो इस इमारत के करीब ही रहें। MB3 ज़रूर इस इमारत में होगी। ओवर, ओके सर। ओवर, ओवर एंड ऑल, बीटू ने कहा और बटन ऑफ कर दिया। इमरान, आज मैं हर कीमत पर तुमसे इंतकाम लूँगा, बीटू बड़बड़ाया। गुस्से से उसकी आंखों से नफरत की चिंगारियाँ निकल रही थीं। उसने अलमारी से एक रिवाल्वर लगा साइलेंसर निकाल कर जेब में रखा और एक लड़ाका चाकू भी, और फिर दरवाजे की तरफ मुड़ गया। दरवाजे पर पहुंचकर वो एक लम्हे के लिए ठटका और फिर वापस मुड़ा। उसने 2 दस्ती बम भी अलमारी से निकाल कर पैंट की जेब में रख ली और फिर थोड़ी देर बाद वो टैक्सी में बैठा चेरिंग क्रास की रोड की तरफ जा रहा था। यस कामिन, मादाम बासाशी ने दरवाज़ा पर दस्तक की आवाज़ सुनकर कहा। दरवाज़ा खुला और एक मुकामी नौजवान मोदबाना अंदाज में अंदर दाखिल हुआ। सामने बासाशी एक आदादम कुर्सी पर बैठी हुई थी। ये वही मादाम बासाशी थी जिसे कान की आधी लो कैप्टन शकील के फायर से उड़ गई थी। मादाम इमरान का पता लगा लिया गया है। अच्छा, वेरी गुड, किधर है वो? मादाम, उसे एक कारकुन ने अचानक चेरिंग क्रास पर चेक किया और फिर उसके साथ ही उसे मालूम हुआ कि वो चेरिंग क्रास की बाएं रोड पर एक वसी अरीज और अजीमुशान इमारत में गया है। ये किस वक्त की बात है? ज़्यादा से ज़्यादा 15 मिनट पहले की।
ओके, तमाम कारकुनों को मेरा हुक्म दे दो कि वो मुसल्ली होकर उस इमारत को घेर लें। आज हम इस इमारत पर रेड करेंगे और आज मैंने हर सूरत में अपना मिशन मुकम्मल करना है। आज इमरान को बहरहाल कत्ल हो जाना चाहिए। अगर आज हम पहले की तरह नाकाम रहे तो मैं इमरान फिर गुम जाएंगे और हम हाथ पर हाथ धरे रह जाएंगे। मादाम बासाशी ने नौजवान को हुक्म देते हुए कहा। ओके मादाम, मैं अभी तमाम कारकुनों को मुतला किए देता हूँ और हाँ, और मुतला करके तुम मेरा बाहर इंतज़ार करो, मैं आ रही हूँ। ओके, नौजवान ने सर झुकाते हुए कहा और फिर मुड़कर कमरे से बाहर चला गया। मादाम बासाशी ने दरवाज़ा बंद करके कपड़े तब्दील करने शुरू किए। उसने स्याह बारीक पतलून और स्याह कमीज़ पहनी हुई थी। कमीज़ के ऊपर उसने जैकेट पहनी और फिर जैकेट की जेब में रिवाल्वर रखकर वो कमरे से बाहर निकल आई। बाहर बरामदे में वही नौजवान खड़ा उसका इंतज़ार कर रहा था। तमाम को मुतला कर दिया। नंबर 5। यस मादाम, मेरे ख्याल में वो लोग वहाँ पहुँच गए होंगे। ओके, गाड़ी में बैठो, मादाम ने कहा और फिर वो दोनों पोर्च में से निकलकर एक छोटी स्पोर्ट कार में सवार हो गई। गाड़ी वही नौजवान ड्राइव कर रहा था। कोठी से निकलकर उनकी गाड़ी का रुख चेरिंग क्रॉस की तरफ हो गया। बीटू ने चेरिंग क्रॉस पहुंचकर टैक्सी छोड़ दी। अब वो पैदल इस इमारत में दाखिल हो गया था। बाय रोड पर चलते हुए काफ़ी दूर से उसे वो अजीमुशान इमारत नजर आने लगी। इमारत पर मुकम्मल तारीकी छाई हुई थी। अभी वो इमारत से 150-2 गज़ के फासले पर था कि एक नौजवान उसके करीब आया। आपके पास माचिस है जनाब? उसने मुतबाना लहजे में कहा। जी हाँ, ठीक है, ये बताओ इमरान इस इमारत से निकला तो नहीं? बीटू ने पूछा। नहीं जनाब, अभी तक वो इस इमारत के अंदर है। देखो, पहले मैं अकेला ही इमारत में दाखिल होऊंगा, फिर जैसा मुनासिब होगा मैं तुम्हें ट्रांसमीटर पर अहकाम दे दूंगा। ठीक है जनाब, जैसे आप मुनासिब समझे, नौजवान ने कहा और उसने माचिस उसे दे दी। उसने माचिस से अपना सिगरेट जलाया और फिर शुक्रिया के तौर पर अपना सर झुकाकर वापस मुड़ गया। बीटू ने माचिस दोबारा जेब में रखी और आगे बढ़ गया। थोड़ी दूर जाने के बाद वो इमारत के करीब पहुंच गया। इमारत की बैरूनी दीवारें बेइंतहा बुलंद थी, कंक्रीट की बनी हुई थी। दीवारों के ऊपर हारदार तार लगी हुई थी। फाटक भी फौलाद का बना हुआ था और काफ़ी वसी और अरीज था। बीटू एक दफ़ा तो सारी इमारत के गिर्द घूम गया। उसे कोई भी ऐसी चीज़ नज़र नहीं आई जहाँ से वो इस इमारत में दाखिल हो सकता था। उसका ख्याल था कि कोठी और इमारत और होगी, लेकिन ये तो पूरा किला था। अब वो सोच रहा था कि क्या किया जाए। उसके अंदर दाखिल होना भी एक मसला बन गया था। आखिर उसने बराह रास्त खतरा मोल लेने का सोच लिया, क्योंकि इसके अलावा और कोई चारा ही नहीं था। वो खामोशी से चलता हुआ फाटक पर पहुंचा और उसने सर पर पहनी हुई फ्लैट को उसने कुछ और झुका लिया। काफ़ी देर तक वो घंटी बजाने के बाद उसका इंतज़ार करता रहा, लेकिन कुछ भी नहीं हुआ। उसने एक दफ़ा फिर कारबेल का बटन दबाया और फिर जल्द ही पीछे हट गया। फाटक आहिस्ता आहिस्ता खुलना शुरू हो गया और फिर उसे फाटक में से देव हैकल हबशी खड़ा नजर आया, जिसने खाकी वर्दी पहनी हुई थी और उसकी दोनों साइडों से रिवाल्वर लटके हुए थे। बीटू खुद भी काफ़ी कवि हैकल और अजीम शख्सियत का मालिक था, लेकिन इस हबशी के सामने वो अपने आप को बोना ही महसूस कर रहा था। क्या बात है? हबशी ने, जो कि जोसेफ था, इंतहाई राहत लहजे में पूछा। मुझे इस इमारत के मालिक से मिलना है, बीटू ने लहजे को नरम रखते हुए कहा। इस बार जोसेफ की आवाज़ में तलही थी। तुम्हें इससे कोई मतलब नहीं होना चाहिए। अब के बीटू का लहजा भी रह था। ठीक है, जाओ, जोसेफ ने कहा और फिर फाटक बंद करने लगा। मगर बीटू ने एकदम जोसेफ पर छलांग लगा दी। इस किस्म के इकदाम के लिए जोसेफ कतई तैयार ना था। धक्के से अंदर जा गिरा। बीटू भी उसके ऊपर जा गिरा और फाटक के अंदर पहुंच गया और फिर जोसेफ ने उठने में बेहद फुर्ती दिखाई, मगर बीटू ने जेब से रिवाल्वर निकाल लिया। ओ हबशी, मेरे आगे आगे चलो वरना गोली मार कर ढेर कर दूंगा, बीटू ने तहकुमाना लहजे में कहा और जोसेफ यूं मुस्कुरा दिया जैसे बुजुर्ग के किसी बच्चे की शरारत पर मुस्कुराया करते हैं। तुम इस खिलौने की जोर पर मुझे हुक्म दे रहे हो? जोसेफ ने उसका मुज़हिका उड़ाते हुए कहा। शट अप, अगर कोई लफ्ज़ मुंह से निकाला तो मैं फायर कर दूंगा, बीटू ने चीखते हुए कहा। वो जोसेफ की लापरवाही से ही चिढ़ गया था। फिर इससे पहले कि जोसेफ कुछ कहता, पीछे से इमरान की आवाज़ आई। क्या बात है जोसेफ, ये कौन है? बीटू ने भी इमरान की आवाज़ सुनकर पहचान ली, क्योंकि वो पहले एक दफ़ा एक होटल में उसे देख चुका था, लेकिन इस वक्त उसे इमरान पर हमला करने की इजाज़त नहीं मिली। उसने आओ देखा ना ताओ और आवाज़ के रुख पर फायर कर दिया, मगर दूसरे लम्हे उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे वो हवा में उड़ गया हो। जोसेफ की दोनों लातें उसके सीने पर पड़ी और वो उछलकर एक तरफ जा गिरा। जोसेफ ने होलेस्टर से रिवाल्वर खींचकर उठते हुए गोली चला दी, मगर बीटू फुर्ती से करवट बदल गया। ठहरो जोसेफ, गोली मत चलाओ। अचानक उसके करीब से इमरान की आवाज़ आई और जोसेफ दूसरा फायर करते करते रुक गया। इमरान जोसेफ के करीब आकर रुक गया। बीटू भी उठकर खड़ा हो गया। उसे कमरे में ले चलो, इमरान ने बीटू के हद्दो हाल पर नज़र डालते हुए कहा, क्योंकि वो पहली ही नज़र में पहचान गया कि ये कोई जापानी है। गोसिप्त कम जापानी इस कदर होते हैं जैसा कि बीटू था। बहरहाल इतना तो वो समझ गया कि ये मादाम बासाशी का साथी है। खामोशी से अंदर चलो मिस्टर, तुम्हारी किस्मत अच्छी थी कि बॉस ने मुझे रोक दिया, जोसेफ ने उसे हुक्म देते हुए कहा
और बीटू न जाने क्यों खामोशी से बरामदे की तरफ चलने लगा। इमरान सोच रहा था कि अगर ये वाकई बादाम बासाशी का साथी है तो उसे किस तरह इल्म हुआ कि बादाम बासाशी दानिश मंजिल में है। क्या नुमानी और तनवीर का ताकुब हुआ है। इतने में वो लॉकअप रूम के सामने आ गए। इमरान ने आगे बढ़कर दरवाज़ा खोल दिया। अंदर चलो, जोसेफ ने उसे हुक्म देते हुए कहा और फिर बीटू के साथ साथ इमरान भी अंदर दाखिल हो गए। मादाम बासाशी ने जब बीटू को अंदर दाखिल होते देखा तो वो उठकर खड़ी हो गई। बीटू तुम? उसने हैरत से पूछा। यस मादाम, बीटू ने झुककर आदाब बजा लाते हुए कहा। और फिर उससे पहले कि मादाम बासाशी कुछ कहती, बीटू यकदम उछलकर इमरान पर आ पड़ा। इमरान के लिए चूंकि ये फ्लाइंग किक थी इसलिए वो इस धक्के से लड़खड़ाकर पीछे हट गया। जोसेफ ने रिवाल्वर निकाला मगर मादाम बासाशी ने अचानक अपनी जगह से जंप लिया और दूसरे लम्हे जोसेफ के रिवाल्वर मादाम बासाशी के हाथ में था। मादाम बासाशी ने रिवाल्वर की नाल जोसेफ की कमर से लगा दी। उधर इमरान और बीटू के दरमियान लड़ाई हो रही थी। इमरान अभी तक दफा ही कर रहा था, उसने अभी तक कोई हमला नहीं किया था। वो बीटू के दार वार रोकने पर ही इक्तफा कर रहा था। जोसेफ खामोशी से मादाम बासाशी की सरकत पर इतना गुस्सा आया कि उसने अचानक पलट कर रिवाल्वर पर हाथ डाला, दूसरे हाथ से बासाशी की गर्दन से पकड़कर उछाल दिया। मादाम बासाशी चीखती हुई सामने दीवार से जा टकराई। अब रिवाल्वर जोसेफ के हाथ में था। जोसेफ गोली मत चलाना, जरा बीटू को अपने दिल की भड़ास निकाल लेने दो। इमरान ने हाँक लगाई। जोसेफ रुक गया। उसने सिर्फ मादाम बासाशी को कवर करने पर इक्तफा किया। जरा जोर दिखाओ मिस्टर बीटू, क्या मारियो की तरह उछल कूद कर रहे हो? इमरान ने बीटू का वार बचाते हुए कहा और बीटू हमला करते करते अचानक रुक गया। दूसरे लम्हे उसने जेब में हाथ डाला। अब उसके हाथ में चाकू था। पलक झपकने में उसे चाकू खोल लिया। चाकू का लंबा फल बिजली की तरह चमक रहा था। चलो तुम ये भी हसरत निकाल लो, इमरान ने कहा। बीटू के चाकू पकड़ने का अंदाज इस किस्म का था कि जिससे साफ जाहिर होता था कि बीटू चाकू के फन में माहिर का दर्जा रखता है। मादाम बासाशी और जोसेफ खामोशी से खड़े देख रहे थे। बीटू अपनी जगह पर खड़ा चाकू लहरा रहा था और इमरान उसके सामने खड़ा चाकू की तरफ देख रहा था। गो इमरान के चेहरे पर फातिहाना मुस्कुराहट थी मगर उसकी नज़रें चाकू पर जमी थी। चाकू लंबा लहराते लहराते अचानक बीटू ने हमला कर दिया मगर दूसरे लम्हे बीटू के मुंह से एक जोरदार चीख निकली। वो हवा में उड़ता हुआ सामने वाली दीवार से जा टकराया। चाकू अब इमरान के हाथ में था। उसने चाकू की तरफ फेंक दिया। बीटू का सर दीवार से पूरी कुव्वत से टकराया। चनाचे अब वो खड़ा लड़खड़ा रहा था। उसकी आंखें सुरह अंगारा हो रही थी। फिर उसने हाथ जेब में डाला और दूसरे लम्हे इमरान चौंक पड़ा। जब उसने बीटू के हाथ में दस्ती बम देखा। नहीं बीटू नहीं, मादाम बासाशी भी बीटू के हाथ में दस्ती बम देखकर बेएहतियात चीख उठी। मगर बीटू ने फुर्ती से दस्ती बम की पिन दांतों से खींचनी चाहिए मगर इमरान की लात उसके मुंह पर पड़ी। इमरान की लात से दस्ती बम उसके हाथ से निकल गया जिसे इमरान ने हवा में ही कैच कर लिया मगर दूसरे लम्हे सब बुरी तरह चौंक पड़े जबकि बाहर धमाका हुआ। ये धमाका यकीनन दस्ती बम का था। एक लम्हे के लिए सब सुन हो गए और फिर तो उन्हें महसूस हुआ जैसे बाहर गोलों और धमाकों का तूफान आ गया हो। इस वक्त फिर से फ़ायदा उठाते हुए बीटू ने जेब से एक और बम निकाल लिया। फिर उससे पहले कि इमरान उस पर निपटता उसने फुर्ती से उसकी पेन दांतों से खींच ली मगर दूसरे लम्हे जोसेफ के रिवाल्वर से उसके हाथ में पकड़े हुए बस्ती बम पर पड़ी और फिर एक जोरदार धमाका हुआ। दस्ती बम के हाथ में ही फट गया और बीटू के छींतड़े हवा में बिखर गए। धमाका इतना जोरदार था कि कमरे के दरो दीवार हिल गए मगर कमरा चूँकि इंतहाई मजबूत मटेरियल से बनाया गया था इसलिए उसे कोई नुकसान नहीं पहुंचा। जोसेफ मादाम को नीचे ले जाओ, इमरान ने दरवाज़ा खोलकर बाहर लपकते हुए जोसेफ से कहा और जोसेफ ने मादाम बासाशी को हाथों पर उठा लिया। बाहर कंपाउंड मैदान जंग में तब्दील हो चुका था। गोलियों की बौछार हो रही थी। ऐसा लगता था जैसे दो पार्टियां आपस में टकरा गई हों। इमरान को एक साया सा स्तूनों की आड़ में अपनी तरफ बढ़ता नजर आया। इमरान ने जेब से रिवाल्वर निकाला और उस पर फायर झोंक दिया मगर साया फुर्ती से सतूनों की आड़ में हो गया। जोसेफ बासाशी को हाथ में उठाए बरामदे में आया तो एक दस्ती बम उड़ता हुआ उसकी कमर पर आ गिरा और फिर बरामदा की छत टूट कर जोसेफ पर आ गिरी। जोसेफ बेहोश हो चुका था। मादाम बासाशी उसके हाथ से छूट कर एक तरफ जा गिरी। वो इसका सिर्फ एक लम्हा ही लगा था। वो घसीटती हुई एक तरफ रेंग गई। इमरान चूँकि साया की तरफ बढ़ रहा था इसलिए वो उसे ना देख सका। फिर अचानक इमारत में लगी हुई सुरह लाइटें रोशन हो गई और इमारत के दरो दीवार से गोलियों का सीना बरसना शुरू हो गया। चीहों का एक तूफान था और फिर मुहालिफ सिम से आती हुई गोलियां एकदम बंद हो गई। इतने में पुलिस कारों के सायरनों से फिजा गूंज उठी और अब इमारत से भी गोलियां बरसना शुरू हो गई और हमला आवर भागने लगे। वो साया जिस पर इमरान मुतवज्जा था वो भी दोबारा नजर न आया। गोलियां चलनी बंद हो गई। इमरान भागता हुआ स्टोन की तरफ बढ़ गया मगर साया गायब था। फिर पुलिस से इमारत के गिर्द घेरा डाल दिया। थोड़ी देर बाद माइक्रोफोन पर इमारत में मौजूद तमाम आदमियों को हथियार डालकर हाथ उठाने के लिए कहा गया। इमारत में मौजूद ही सिर्फ दो आदमी थे, जोसेफ इमरान। और जोसेफ बेहोश पड़ा था। इमरान हैरान खड़ा देख रहा था कि ये मुनज़्ज़म हमला किसने किया। और फिर पुलिस हाथों में राइफलें उठाए अंदर दाखिल हो गई। फाटक को शायद दस्ती बमों से उड़ा दिया गया। सिपाहियों ने इमरान को घेर लिया। सुपर फयाज इमरान को देखकर हैरत से यूं उछला जैसे उसने किसी भूत को देख लिया हो। तुम यहाँ?
उसने हैरत से पूछा, हाँ सुपर, आहर तुम्हारा इस्तकबाल भी तो करना था। इमरान ने मुस्कुराते हुए कहा, ज़रा बातें मत बनाओ, मैं तुम्हें गिरफ्तार भी कर सकता हूँ, करके देख लो। इमरान ने इसका मुज़हिका उड़ाते हुए कहा, इंस्पेक्टर, मिस्टर इमरान को हथकड़ी लगा दो। फ़याज़ ने गुस्से से चीखते हुए इंस्पेक्टर को हुक्म दिया। इंस्पेक्टर आगे बढ़ा, मगर उससे पहले कि वो कदम उठाता, बरामदे में एक नकाबपोश उनकी तरफ आता दिखाई दिया। वो बड़े वक़ार से उनकी तरफ बढ़ रहा था। हैंड्स अप। फ़याज़ एकदम चीहा, मगर नकाबपोश ने कोई परवाह नहीं की और वो आगे बढ़ता रहा।